अध्यक्ष महोदय श्री हेमंत शेखर चौधरी और सदस्य श्रीमती शबनम प्रवीण जी का आगमन हो चुका है। मैं सभी मुख्यालय से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरपर्सन साथ ही साथ सदस्य महोदय का आगमन हम लोग का हृदय से तहे दिल से स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन और पदाधिकारी से मेरा अनुरोध होगा कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करते हैं। विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करते हैं। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। हमारे में प्रबल इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी तो हम निश्चित रूप से अपने रास्तों की बाधाओं को पार करते हुए जीत हासिल करेंगे। और अब मैं अपने अतिथियों से सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे चेयरपर्सन के साथ साथ झारखंड राज्य खाद्य आयोग की माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध होगा, मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध होगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का जो संवाद कार्यक्रम जनपद मेरा अनुरोध होगा, सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। सभी में आगंतुकों से एक तो महिला मुखिया या जो मुखिया सचिव में अनुरोध होगा, मुखिया संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कृपया मंच पे आने का कष्ट करें, दीप प्रज्वलन में हाथ बटाएं और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मुखिया संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कृपया मंच में आने का कष्ट करें।
सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन महोदय, माननीय सदस्य, हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके गिरिडीह जिले का भ्रमण सफल हो, ऐसी आशा करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्य में और इसी तरह झारखंड राज्य खाद्य आयोग के और हमारे चेयरपर्सन श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर और साथ ही माननीय सदस्य महोदय श्रीमती शबनम प्रवीण, जो हमेशा आयोग के कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित करने को हमारे माननीय मुख्य अतिथि के साथ साथ मंचासीन अन्य अतिथियों का भी और अब मीडिया कर्मियों से इसी बीच मैं क्षमा चाहूंगा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन की जो दीदियां थी वो कृपया मंच के पास में आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग उनको सम्मानित करना चाहता है, कृपया ध्यान देंगे। झारखंड आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं वो कृपया मंच के पास में आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग, झारखंड राज्य आजीविका मिशन की दीदियां, पहला वर्षा देवी कृपया मंच पे आ जाए। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन और माननीय सदस्य के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजायमान हो। इन दीदियों का हौसला बुलंद करना है। ये स्वयं सहायता ग्रुप बना करके आजीविका के क्षेत्र में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने उत्पादों का क्लास मार्ट के माध्यम से प्रदर्शित की करती है और उसको बिक्री केंद्रों में रखा गया है। एक रह गया है, नसीबों को भी झूठना पड़ता है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय चेयरपर्सन श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर को। विशेषकर जेएसएलपीएल की वो बहनें जिन्होंने स्वागत किया, वो उनके प्रति आयोग कृतज्ञ है और आभार व्यक्त करता है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि आपके मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष हमारे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम भी बोलना चाहते हैं। मैं उनको और उनके साथ साथ आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सुनने के लिए ही हम लोग आए हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमारे आने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन हर कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसकी मान्यताएं होती हैं। आयोग का ये 22वां जिला है। कार्यक्रम की एक रूपरेखा निर्धारित करके जिलों को भेजी जाती है। कार्यक्रम उसी
कार्यक्रम के अनुसार होता है। और ये जो कार्यक्रम का नाम है वो है मुखिया संवाद। यहाँ मुखिया से ही संवाद करना है। अगर हम इसकी देसी भाषा में कहें तो इस बारात के दूल्हा आप मुखिया ही हैं। आपके लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। सबकी बात सुनी जाएगी, सबसे सुझाव लिया जाएगा, सबसे सलाह ली जाएगी, क्योंकि आयोग ये मानता है कि आयोग सब कुछ जानता है। ये आयोग दावा नहीं कर रहा है। आयोग कैसे बेहतर कर सकता है, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, वो कैसे दूर हो सकती है, वो आप लोगों से ही विमर्श करके दूर होगा। हो सकता है कोई बातें हमारे संज्ञान में ना आ रही हो, हमारे दिमाग में ना आ रहा हो कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। अब जैसे अभी आने से पहले प्रोफेसर IAS हमारे बगल में आके बैठी, उन्होंने कुछ बातें बताई कि सर ये दिक्कत है, इसका कैसे निदान हो सकता है। क्योंकि हम भी यहाँ आए हैं तो हमारे पास भी अधिकारी आते हैं, लोग भी आते हैं, तो इसका निदान होना चाहिए। तो जिले में कार्यक्रम करने का मूल मकसद ये है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, और उस निदान करने में आयोग से ज़्यादा भूमिका आप मुखिया की है। आप लोग ही आगे बढ़कर इसको खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब मैं सीधे विषय वस्तु पर आता हूँ। पहले किसी भी कार्यक्रम के बारे में ये जानना जरूरी है कि कार्यक्रम क्यों हो रहा है। आप लोगों को भी सूचना दी गई होगी कि ऐसे मुखिया संवाद है, खाद्य आयोग की टीम आ रही है, तो आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा या आना स्वाभाविक है कि काहे की बुला रहा है, क्या वहाँ फिर जाके भाषण देगा, भाषण सुनेंगे, ताली बजाएंगे, चलाएंगे, झूठो हम लोग का समय बर्बाद होगा। ये भाव आ रहा होगा आप लोगों के मन में, आना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये उन कार्यक्रमों में से नहीं है। ये कार्यक्रम सिर्फ मेरे भाषण देने और आपके सुनने तक सीमित नहीं है। ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपको ये बताया जाए कि आप कौन हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आप कौन हैं तो आपको ये लगता होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हम मुखिया अंदर में आप बुलाए हैं, तब फिर ये क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप मुखिया हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हैं जो बताने में आया हूं कि आप समाज की नींव हैं, सिर्फ मुखिया नहीं हैं। जब तक कोई पंचायत मजबूत नहीं होगा तब तक वो जिला मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जिला मजबूत नहीं होगा राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। राज्य मजबूत नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानेंगे, जब तक आप अधिकारियों को अपना अधिकार देने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक न हम जागरूक, हमारा समाज जागरूक हो सकता है, न हमारे लोग जागरूक हो सकते हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूँ क्योंकि ये आपका 22वां जिला है जहाँ कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ कि बच्चा भी जब रोता है, चीखता है, तब माँ को अंदाज लगता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए। जब तक हम चुप रहेंगे हमारे अधिकार का हनन होता रहेगा, हमारे लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो उससे वंचित होते रहेंगे। एक बात आप लोग ध्यान से जान लीजिए, ये आप जानते भी हैं ये साफ, लेकिन हर लोग जानने के बावजूद अनजान बन जाता है। वो जानते हैं आप क्या चीज है, वो ये है कि आप लोग अधिकारियों के भरोसे रहते हैं। ये जानिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप मालिक हैं, हम आयोग के अध्यक्ष हैं, हम आपके भी नौकर हैं, क्योंकि हमको वेतन आप लोगों के राजस्व से मिलता है, अधिकारियों को वेतन हमारी तरफ से मिलता है। लोकतंत्र में मालिक जनता है। जैसे घर में या आपके खेतों पर मजदूरी के लिए आप श्रमिक रखते हैं, घरों में रखते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी निगरानी ढीली होती है, वो बैठ जाता है या काम नहीं करता है। आप जितने निगरानी आपकी कड़ी होती है आपको परिणाम उतना बेहतर मिलता है। उसी तरीके से आपकी निगरानी अगर रहेगी अधिकारियों पर तभी आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। मैं ये मान सकता हूं कि अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता होती है,
अधिकारियों के पास कई विभागों की जिम्मेवारियां होती है, इनके पास कई तरह के काम होते हैं, ये मान सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारी जानबूझकर ही विलंब करते हैं, जानबूझकर ही लापरवाही बरतते हैं, लेकिन अब वो जानबूझकर कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं, कि हमको कैसे पता चले? हमको पता तब चलेगा जब हम हमारे लिए जो अधिकार है, हमारे लिए जो योजनाएं हैं, हम उस पर निरंतर दबाव बनाए रखें कि हमको ये मिलना था, क्यों नहीं मिला। जब आप निरंतर दबाव बनाए रखेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों नहीं मिला। दूसरी चीज, मैं अब आप लोग ये कहेंगे कि आप इतना हम लोगों के अंदर एक जगा रहे हैं, आग जगा रहे हैं, तो हम लोग को करना क्या होगा, क्या करना चाहिए? आप लोग ये मन में भाव आ रहा होगा कि हम करें क्या? आप तो बता रहे हैं हम नींव है, तो नींव क्या करें? वही बताने हम आए हैं कि आपको करना क्या है। दो तीन चीजें मैं बारी बारी से, चूंकि मैं खाद्य आयोग का अध्यक्ष हूँ और खाद्य आयोग NFA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए आयोग बनाया गया है। हमारे अंदर कुल 4 योजनाएं आती हैं जिसकी निगरानी करने का जिम्मा खाद्य आयोग के पास है। पहला PDS जन वितरण प्रणाली की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र में जो योजनाएं, जो प्रावधान किए गए हैं, MDM मध्याह्न भोजन, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषक शक्ति कर दिया गया है, उसके अलावा MPC सेंटर्स, कुपोषण उपचार केंद्र, ये हमारे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसमें मुखिया की एक सशक्त भूमिका है। ये मुझे लगता है आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी तो मैं विस्तार से भी बता देता हूँ कि हर मुखिया पदेन सतर्कता समिति, किसी कहीं कहीं इसको निगरानी समिति भी कहते हैं, उसके आप पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी मुखिया होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो आप निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आयोग ने जो फाइल दी है उस फाइल में सारी योजनाओं का विस्तार से विवरण दिया गया है। अभी जो व्हाट्सएप नंबर आयोग को लिखा गया, आप लोगों को लिखवाया गया, वो आप लोगों को जो फाइल दी गई है, ये नाश्ता बांटना भी 5 मिनट बंद कर दीजिए, 5 मिनट बंद कर दीजिए, मेरे बोलने के बाद बांटिएगा, ध्यान मेरा भटक रहा है। ये क्षमा चाहते हैं जिनको नाश्ता में विलंब हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नाश्ता तो फिर मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का संवाद हम फिर आप लोगों से नहीं कर पाएंगे। ये अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं, हम इसमें विलंब करना चाहते हैं। अब ये योजनाएं हैं, सतर्कता समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको एक संवैधानिक अधिकार है कि आप PDS, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, इन सारी योजनाओं की बैठक कर सकते हैं, उसकी कार्रवाई बना सकते हैं, कार्रवाई बना के उसकी अनुशंसा DGRO को कर सकते हैं। DGRO अंग्रेजी में कहते हैं DGRO, जिसका हिंदी होता है जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। जो भी जिले के AC होते हैं, एडिशनल कंडक्टर होते हैं, वो पदेन DGRO होते हैं। जैसे अभी जो AC है वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है। आप सतर्कता समिति की बैठक करेंगे, उसकी अनुशंसा आप DGRO को करेंगे। अगर आपकी अनुशंसा नहीं सुनी जाती है या सुनकर जो कार्रवाई की जाती है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राज्य खाद्य आयोग में शिकायत करेंगे। उसके बाद आयोग की जिम्मेवारी प्रारंभ होगी। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन तब कर सकता हूं ईमानदारी से जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, क्योंकि आप अनुशंसा करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तो हम पर हमारे यहाँ सुनवाई होगी। हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? मैं अभी पत्रकार बंधुओं से बात कर रहा था, पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जो बात मैंने पत्रकार बंधुओं को कहा वही बात आप लोगों को कह रहा हूं। इसका उद्देश्य ये है कि जब हमने कार्यभार संभाला आयोग के अध्यक्ष का, तो तमाम अखबारों में, तमाम TV चैनलों पर, PDS में, आंगनबाड़ी में, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की खबरें तो छपती थी और दिखती थी, लेकिन आयोग में शिकायत नहीं आती थी। हमने कहा ये तो विचित्र स्थिति है, अखबारों में छप रहा है, TV में दिख रहा है, लेकिन शिकायत नहीं आ रही है। शुरू में तो जब हम आए थे तो हमको लगा
शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, मेरा अधिकार क्या है। तो आयोग ने अपनी एक टैगलाइन बनाई, वो टैगलाइन है अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि मेरा मानना है कि लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ये पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, योजनाओं में प्रावधान क्या है, और वो प्रावधान नहीं मिलने से शिकायत कहाँ करनी है। उसी के लिए ये संवाद किया गया है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने पंचायत के हर लोगों को ये बताएं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कोई भी संस्था या मैं झारखंड के हर एक व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकता हूं। तो उसी के लिए मैंने मीडिया बंधुओं को भी कहा कि मैंने माननीय मुखिया जी लोगों को एक संवाद सूत्र के तौर पर लिया है कि मैं मुखिया जी से संवाद करूंगा, मुखिया जी अपने पंचायत के लोगों से संवाद करेंगे। तो इस तरीके से पूरी कड़ी बनेगी और हर लोग जानेंगे कि हमारी योजनाएं क्या है। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या कर सकती है, योजनाएं तो बना सकती है, राशि ही तो आवंटित कर सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती है। लेकिन योजनाएं बन गई, राशि आवंटित हो गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपका या मैं भी जब आपके साइड में था तो मेरा भी वही जवाब होता, इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार है। लेकिन हमको अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? जब आप अपने आप से सवाल पूछेगा तो आपकी अंतरात्मा ये जवाब देगी कि हाँ, जिम्मेवारी मेरी भी जो थी वो जिम्मेवारी का पालन मैंने नहीं किया। आप भी मुखिया हैं, मैं बार बार कहता हूं कि समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान करने के लिए हम ही आपको आगे आना होगा। सिर्फ हम समस्याओं की चर्चा कर लेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। हम लोगों को इसी परिस्थिति में हमको समाधान निकालना पड़ेगा। मैं अपनी बातों को और आगे बढ़ाऊं तो थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए, और क्योंकि उद्घोषक बार बार शेरो शायरी का सहारा ले रहे थे और मेरी भी ये बीमारी है कि शेरो शायरी सुनता हूँ तो मेरा भी अंदर का शेर जाग जाता है, इसलिए मैं एक दो लाइनें आप लोगों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ कुछ और हैं, आप लोगों के संदर्भ में मैंने कुछ इसमें संशोधन किया है। ये पंक्ति ये है कि आप किसी से कम नहीं, आपके अंदर भी समुंदर की मौज है, मौज मतलब ताकत। आप किसी से कम नहीं, आपके अंदर भी समंदर की मौज है। बस आप अपने आप पर भरोसा करें, आप अकेले नहीं, आप अपने आप में एक फौज हैं। तो आप क्या हैं ये आपको पता नहीं है, यही एहसास कराने हम आए हैं। अब मैं बारी बारी से विषय पर आता हूँ, एक एक विषय पर आता हूँ। पहले हम बात करते हैं पीडीएस की। मैं इस संदर्भ में अपनी बात रखने से पहले, कल जब मैं शाम में गिरिडीह पहुंचा तो डीलर एसोसिएशन के काफ़ी मित्र हमारे हमसे मिलने आए, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। वो किस पद पे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ पदाधिकारी हैं वो, और वो कई लोगों के साथ मिलते हैं। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि सर हम लोग को कमीशन नहीं मिलता है, हमारे ये देखते हैं। हम उनकी बिल्कुल जो शिकायतें थी वाजिब भी थी, जायज भी थी। मैंने उनको जो कहा वो चीज आपको भी कह रहा हूँ। मैंने उनसे बंद कमरे में उनसे क्षमा याचना के साथ ये बात कही, जो बात मैं अन्य जिलों में सार्वजनिक तौर पर भी कहता हूँ कि डीलर भी हमारे ही समाज के भाई बंधु हैं, वो भी कहीं दूसरे लोग नहीं। उनकी समस्याओं का निदान भी हमें आपको करना है, लेकिन उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति होने, उनकी शिकायतें जायज होने के बावजूद मैंने उनको भी ये बात कहा, अन्य जिलों में भी ये बात करता हूँ कि देखिए डीलर 2-3 तर्क सामान्य तौर पर डीलर का होता है। पहला तर्क ये होता है कि हमको जो कमीशन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, उससे मेरा घर नहीं चलता है,
या चल नहीं पाता है, हम अगर कम नहीं देंगे तो अपना घर कैसे चलेगा? एक तर्क ये होता है। दूसरा तर्क ये होता है कि हमको अधिकारी पीछे से ही अनाज कम देता है, तो जब हमको पीछे से कम देता है तो हम लाभुकों को कैसे पूरा अनाज दें? ये दो तर्क अमूमन आप लोगों को भी सुनने में आता होगा, या जो लाभों को कम दिया जाता है वो लाभों भी आपको ये शिकायत करता होगा कि देखिए ना डीलर यही कह रहा है। ये दो तर्क है। अब दो तर्कों में से आपका जवाब ये होना चाहिए, या मेरा जवाब ये होता है कि डीलर से ये पूछिए, हाथ जोड़कर पूछिए, और जरूर पूछिए कि डीलरी लेने के लिए आप सरकार के दरवाजे गए थे, प्रशासन के दरवाजे गए थे कि प्रशासन आपके पास आया? आप गए थे ना? आपको नहीं पोसा रहा है, आपका घर परिवार नहीं चल रहा है, अब दिल्ली छोड़ दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब डीलर ये कहे कि हमको पीछे से अनाज कम मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार डीलर झूठ बोलता है, कई बार डीलर सच भी कहता है, लेकिन डीलर, जैसा मैंने पहले कहा कि डीलर भी हमारे अपने हैं। जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार डीलर को भी है आयोग के ऊपर। डीलर को ये कहिए कि अगर आपको पीछे से अनाज कम मिलता है तो आप आयोग को शिकायत क्यों नहीं करते हैं? वो शिकायत करे। मैं आप लोगों को सार्वजनिक तौर पर यह आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर डीलर ने आयोग को शिकायत की तो डीलर का नाम सार्वजनिक किए बगैर वो अधिकारी पद से नहीं जाएंगे। जो अधिकारी कम अनाज देता है या जो इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त है, लेकिन दिक्कत है कि कोई शिकायत करेगा तब तो। यहाँ तो हर लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या करें, बिल्ली आकर मेरे दूध पी जा रही है। हम कहते हैं बिल्ली के गले में घंटे बांध दो भाई, तो पता चल जाएगा बिल्ली आ रही है। बोले नहीं सर, घंटे हम कहा बांधे? तो हर आदमी ये कह रहा है कि सर हमारे दूध को तो बचाइए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी हम न बांधे। अरे नहीं बांधेगा तो दूध पीता जाएगा, आपके अधिकार छीने जाते रहेंगे, आप अपने अधिकारों से वंचित होते जाइएगा। लोगों को कोसने से समाधान नहीं निकलेगा, प्रयास करने से समाधान निकलेगा। हम एक दूसरे को कोसते रहे, उससे क्या समाधान निकल जाएगा? हमको प्रयास करना होगा, बिना प्रयास किए समाधान नहीं निकलेगा। हम किसी को नीचा दिखाकर अपना कद नहीं बढ़ा सकते हैं। हमको अपना कद बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप नीचे हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है। दूसरा, डीलर की समस्याएं, जैसे मैंने पहले कहा, विभाग से पत्राचार किया जाएगा, बातचीत हो रही है। डीलर की अपनी समस्याएं वाजिब है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी डीलर को किसी तर्क की आड़ में उनको गरीबों का हक छीनने की छूट नहीं दी जा सकती है, किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। दूसरी चीज, जो मैं अभी साहिबगंज जिले में कार्यक्रम 2 दिन पहले कर रहा था, वहां किसी सम्मानित मुखिया जी ने यह कहा कि सर डीलर तो ये कहता है कि नहीं हम 3 किलो देंगे, या तुम्हारा एंट्री नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो हमने मुखिया जी को यही कहा, देखिए कई बार क्या होता है कि सिर्फ ज्ञान का अभाव कष्ट का कारण नहीं होता है, कई बार ज्ञान की अधिकता भी कष्ट का कारण हो जाता है। इसलिए आप लोग ये मानिए कि आप लोगों को, जैसे मैं भी आयोगों में सुनवाई करता हूं, मैं भी अधिकारियों को यही कहता हूं कि यार देखो हम अनपढ़ आदमी हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको सिर्फ इतना ही पता है कि 5 किलो मिलना था तो 5 किलो काहे नहीं मिला, और वजन हम नहीं समझते हैं। भाई हम पढ़े लिखे नहीं, हमको वजन नहीं समझना। 35 किलो अगर किसी परिवार को मिलना था, 35 किलो क्यों नहीं मिला? आप वजन में जाएंगे तो अधिकार नहीं दिला पाएंगे। आप कोई तर्क मत सुनिए, क्योंकि सरकार का सीधा प्रावधान है कि 5 किलो पीएचएस में देना है, 35 किलो एओआई में देना है। हम तर्कों में उलझ जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो खेल कर निकल जाते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर अगर नहीं मिल रहा है तो आप
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ शिकायत करें। नहीं फिर वहाँ निदान होता है, नहीं बात सुनी जा रही है, इसलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप अब एक ऐसा तरीका हो गया कि हर आदमी उसको चला सकता है, हर आदमी जानता है। अगर कोई माँ बहनें नहीं जानती हैं तो उनके बच्चे जानते हैं, उनके परिवार में कोई और जानता होगा। लेकिन आप लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह ये है कि आप लोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए शिकायत का सहारा न लें, क्योंकि इससे आयोग का भी समय नष्ट होगा और आपकी भी ऊर्जा व्यर्थ होगी। कि आप मुखिया हैं, अब आपके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है, तो आप लोग अब परमेश्वर के प्रतीक हैं। आप न्याय के लिए शिकायत करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपनी बदला निकालने के लिए शिकायत का सहारा न लें। दूसरी, जो भी शिकायत करें उसकी प्रामाणिकता हो, उसके प्रमाण आप व्हाट्सएप में संलग्न करें। अगर आप कहीं ये चाहेंगे कि इस प्रमाण को सार्वजनिक न किया जाए और सुनवाई के दौरान मुझे बताया जाए, हम हर स्तर पर आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, अब आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। खाद्य आयोग के अध्यक्ष के नाते सिर्फ मेरी जिम्मेवारी थी सुनवाई करना, अब भी जिम्मेवारी है। जिलों में जाकर कार्यक्रम करना मेरा मैंडेट नहीं था, एक्ट में नहीं लिखा था। हम क्यों जिलों में घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमको जो जिम्मेवारी मिली है उसको हम पूरा नहीं कर पाए तो हम अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाए। हमको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, हम करेंगे। उसी तरीके से आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग भी अपने पंचायत के लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अगर अतिरिक्त मेहनत करना पड़े तो आप करें। मैं बार बार कहता हूँ एक बात कि हम लोगों के ग्रंथों में, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे शिक्षकों ने क्या कहा है? यही कहा है ना कि जो दुखिया है, जो गरीब है, वो जो वंचित है, उनके में ही ईश्वर का वास होता है। कहा जाता है कि नर में ही नारायण बसते हैं, कहा जाता है ना। तो ये योजनाएं, जितनी योजनाओं की मैंने चर्चा की, ये योजनाएं किनके लिए बनी है? जो समाज में गरीब हैं, जो वंचित हैं, या जो हमसे पीछे छूट गए हैं, जिनको हमको मुख्य धारा में, मतलब अपनी बराबरी में लाना है, या जिनके सामने ये संकट है कि वो अपने संसाधन से खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की गई, उनके लिए पोषण आहार की व्यवस्था की गई, उनके लिए पौष्टिकता मिले भोजन में, इसलिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। तो ऐसे लोगों का हक अगर मरेगा, अगर हक छीना जाएगा, मतलब ये समझिए कि वो एक गरीब आदमी की आह लगेगी। मैं एक बार दो शब्द है, मैं हर जगह कहता हूँ क्योंकि ये कहना मुझे जरूरी लगता है। आप लोग दो शब्द हैं और दोनों शब्दों में दो ही अक्षर है, एक है आह, एक है वाह। दोनों में दो ही अक्षर है ना। लेकिन आह कब निकलती है? जब किसी गरीब, किसी वंचित, किसी शोषित का हक मारा जाता है, तो वो चूंकि गरीब है, शोषित है, वंचित है, आपको आवाज लगाकर ना आपको की आलोचना कर सकता है, ना आपके बारे में कुछ कह सकता है, उसके दिल से आह निकलती है। अच्छा, हमारा हक मान लीजिए, देख कर ऊपर वाला हिसाब होता है ना, तो इसी को कहते हैं दिल से आह निकलना। लेकिन उसी गरीब को, उसी वंचित को, उसी शोषित को जब उसका हक आप दिला देते हैं तो उसके दिल से निकलती वाह वाह मुखिया जी, तो बड़ा वाला है ना। यही है आह वाह। मैं बार बार कहता हूं कि आप गरीबों के दिल से वाह निकाल कर देखिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, धार्मिक कृतियों से हर धर्म के मानने वाले यहाँ लोग होंगे, हर धर्म यही कहता है कि गरीबों की मदद ही ईश्वर की मदद है। मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर यह आग्रह कर रहा हूं कि गरीबों को हक दिलाने में आपको अगर थोड़ा अतिरिक्त मेहनत भी करना पड़े तो आप कीजिए। और इसका पुण्य क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, मैंने देखा है
आप भी कीजिए, आप भी देखेंगे, इससे ज्यादा पुण्य कहीं नहीं है। एक बार करके देखिए, आजमा कर देखिए। और मैं हर जगह कहता हूं कि मुखिया और आयोग जब तक अलग रहेगा तब तक एनएफएसए लागू नहीं हो सकता है। मुखिया और आयोग जब तक पूरक नहीं बनेगा, हम आपके लिए, आप मेरे लिए, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी एनएफएसए लागू होगा। हम एक और एक मिलकर दो बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम मुखिया और आयोग एक और एक मिलकर 11 बन जाए, देखिए गरीबों का हक नहीं माना जा सकता है और मानने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हम लोग हक माना जाता रहे और हम लोग तमाशबीन बने रहे। इसलिए मैं एक बार कहता हूं कि ये लोग, आप लोगों के पास कई तरह के फंड आते होंगे, आए भी होंगे, आपको नाली बनाने का अधिकार है, पुलिया बनाने का अधिकार है, सड़क बनाने का अधिकार है, कई तरह के अधिकार है। आप कीजिए, वो आपका विशेषाधिकार है। उन योजनाओं का, उन फंड का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपका विवेक है, आपका विशेषाधिकार है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहा हूं कि आप वो काम अपना कर्म समझकर कीजिए, लेकिन एनएफएसए को लागू करना अपना धर्म मानिए, उसको कर्म मानिए, इसको धर्म मानिए। ये मानिए कि ये मेरा धर्म है, ये कर्म नहीं है। क्योंकि जब तक हम धर्म अपना नहीं मानेंगे तब तक हम लोगों को उसका अधिकार नहीं दिला सकते। अब आप ये कहेंगे कि हम इसके लिए क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, कुछ तो बताइए। जैसे मैंने पहले सतर्कता समिति के बारे में बताया, अब इसके हम प्रैक्टिकल की, ये सतर्कता समिति तो एक बैठक हो गई, बैठक की कार्रवाई हो गई। अब हम टुकड़ों में इसका बताते हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए। अगर वो आप अपने फंड से आपके लिए संभव ना हो तो आप जिले से सहयोग मांगे, जिला से सहयोग न मिले तो आप आयोग को लिखें, आयोग अपने संसाधन से आपको सहयोग करेगा। करना क्या है? पहली चीज, राशन दुकान, जितने आपके पंचायत में जितने राशन दुकान हैं, जितने पीडीएस दुकान हैं, उसमें यह सुनिश्चित करवाइए कि उसके राशन दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हो। और ये प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि आयोग का रहा है, ये प्रावधान है कि उस बोर्ड के बाहर लाभुकों की कुल संख्या, स्टॉक कब आया, कितना आया, कितने एवाई कार्ड धारी उनके यहाँ है, कितने पीएच कार्ड धारी है, मतलब पूरी जानकारी अंकित होनी चाहिए। जैसे डीलर क्या कर देता है, वो बात रह गई, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक तर्क डीलर ये भी देता है कि अरे की करियो, एक बार तो आगे बोला 40 क्विंटल, अगर 20 क्विंटल करियो तो पीछे 10 क्विंटल काट लेने को हम कैसे दियो पूरा, तो हम तो काटने कर लो कि हमारा पीछे कब मिल लो, हम कब दो, ये कहा जाता है ना। अब देखिए ये क्या खेल है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ डीलर सच का रहा है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ डीलर झूठ का रहा है, लेकिन वो अर्ध सत्य है, आधा सच है आधा झूठ है। वो क्यों, उसको समझिए, ये आपको समझना जरूरी है। उदाहरण के स्वरूप ये सितंबर माह है, अगर जून में उस डीलर को 50 क्विंटल अनाज मिलना था अपने लाभुकों को बांटने के लिए, उसको 50 क्विंटल दिया गया, उसने 40 क्विंटल बांटा, 10 क्विंटल उसके पास सरप्लस रह गया, मतलब बच गया। तो विभाग जब जुलाई में उसको राशन देगा या अनाज देगा तो वो 10 क्विंटल काट कर देगा, क्योंकि काट नहीं रहा है विभाग। उसके पास जो बचे हैं उसको सरप्लस बांटकर 30 क्विंटल दे रहा है, मतलब उसके पास 40 ही है, 10 पिछला और 30 अब 40। तो अब डीलर ये नहीं कहता है कि हमारे पास 10 क्विंटल बचा हुआ, वो ये कहता है कि 10 क्विंटल काट के दिया। तो अगर डीलर ये तर्क दे, उसको कहिए हमको स्टॉक पंजी दिखाओ, तुमको पिछला कितना मिला, तुम पिछला कितना बांटा, स्टॉक में कितना। तो इसलिए जब आप सतर्कता समिति की बैठक करना शुरू करेंगे तो इन सारी चीजें आपको मंगाने का अधिकार है, इन सारी चीजों की निगरानी का अधिकार है। तो ये आप डीलर के इस तरह को स्वीकार न करें। अधिकतर बार उसका काटा तब जाता है जब उसके
एक तर्क आपको ये बता, डीलर के यहाँ सूचना पट हो, ये सुनिश्चित करिए हर पंचायत में हर डीलर वो टांगे ना टांगे, फोटो खींचिए, डीजीआरओ को शिकायत कीजिए, डीजीआरओ कार्रवाई नहीं करते हैं आयोग को अवगत कराइए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है। हम भी कार्रवाई नहीं करते, मेरे खिलाफ भी आवाज उठाइए, तब तक आवाज उठाइए जब तक अधिकार न मिल जाए। चुप रहने से न माँ बच्चों को रोटी देती है, दूध देती है, न जनता को अधिकार मिलेगा, आप चुप रहेंगे। सरकार तो योजनाएं बना सकती है, बना रही है। दूसरी, जितने आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर भी होर्डिंग लगा हो, वह होर्डिंग पर आंगनबाड़ी केंद्र की जितनी योजनाएं हैं वो उस पर उल्लेखित हो। इस चीज को सुनिश्चित कीजिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण है मध्याह्न भोजन। स्कूलों में जो आपके पंचायत में जितने स्कूल हैं उसमें मध्याह्न भोजन मिलता है। देखिए, स्कूलों में भी ये सुनिश्चित किया गया है, ये प्रावधान है कि हर स्कूल के बाहर मेनू लिखा, मेनू बांटा गया है, मेनू नहीं को अभी बढ़वा दिया जाएगा, नहीं बढ़वा दिया। ये अब जो मेनू आपको बढ़वाया जाएगा वो क्यों बढ़वाया जा रहा है? बढ़वाया इसलिए जा रहा है कि वो स्कूलों के पास वो मेनू है जो आपको बढ़वाया जाएगा, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप चेक कर पाए कि स्कूल आपको गुमराह न कर पाए। अब उस मेनू को आपको देने की मूल मकसद ये है, ये प्रावधान है कि हर स्कूल के बाहर मेनू दीवार पर लिखा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। कई बार इसमें भी हमारे प्रधानाचार्य लोग, आप प्रिंसिपल साहब लोग खेल क्या करते हैं, मैंने औचक निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में यह पाया है कि ये प्रावधान है कि लिखा होना चाहिए मेनू। वो क्या करते हैं, मेनू लिखवाते तो हैं लेकिन ऐसे जगह लिखवाते हैं जहां बच्चों की नजर न पड़ पाए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मेनू दीवार पर लिखा रहेगा और ऐसे जगह लिखा रहेगा कि जहां बच्चों की नजर पड़े, तो बच्चा स्वयं ये कहेगा, अरे मास्टर साहब आज तो अंडा मिलना था, मांग रहा हूं अंडा। तो अगर मेनू लिखाना आप सुनिश्चित कर देंगे तो बच्चे भी अपना मेनू के अनुसार भोजन मांगना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आंगनबाड़ी हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया, और एक जो सबसे चुनौतीपूर्ण है और हम पूरे राज्यवासियों के लिए एक बहुत सुखद स्थिति नहीं है, कुपोषण में हमारा राज्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कुपोषण के खिलाफ हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्य जिलों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस जिले में क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। कई जिलों में यह बात कही गई कि जब किसी बच्चे के कुपोषण होने के लक्षण दिखते हैं और सेविकाएं, सहायिकाएं, दीदी जब उस परिवार के पास जाता है कि इस बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती करा दीजिए, तो कई बार वो परिवार बोलता है, जाओ तुमको क्या मतलब है, मेरा बच्चा है, तुमको क्या मतलब, तुम जाओ अपना घर। तो अभिभावक सहयोग नहीं करते हैं बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र तक ले जाने। इसमें आप लोगों की भूमिका है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनका अपने पंचायत के हर लोगों से संवाद है, सबको आप जानते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कुपोषण एक ऐसी समस्या है और एक चुनौती है कि कुपोषण सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। इसलिए कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरकार ने प्रावधान किए हैं। कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों का इलाज होता है, उनके साथ जो माँ आती है उनके रहने, उनके खाने, साथ साथ उनको 130 रुपये प्रतिदिन देने का भी प्रावधान है। सरकार ने प्रावधान कर दिया, योजनाएं बनाई, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है, क्रियान्वित नहीं हो रहा है। इसमें आप लोगों की भूमिका है। और एक महत्वपूर्ण बात मुखिया जी, हमारी बात पर आप ताली बजाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन ताली बजाने से मैं खुश नहीं होऊंगा। खुश तब होऊंगा जब हमारी बात धरातल पर उतरेगी। मुखिया जी, आज मैं खाद्य आयोग का अध्यक्ष हूं, सबरन के सदस्य हैं, जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं इनकी भी एक समय सीमा निर्धारित है कि इस जिले में वो कितने दिन रहेंगे, कब तक रहेंगे। मेरा भी कार्यकाल निर्धारित है, सदस्य का भी कार्यकाल निर्धारित है, लेकिन हम सबका तबादला हो जाएगा, आपका
अधिकारों की लड़ाई नहीं है, ये योजना की सब लड़ाई नहीं है। ये हमको अपनी पूरी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को हमको सशक्त बनाने की लड़ाई है, उनको पौष्टिकता देने की लड़ाई है, उनको उनके जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं ये उन तक पहुंचाने की लड़ाई है। इसलिए ये मानिए कि आपका ही संबंध जन्मांतर का है। अधिकारी आज हैं कल चले जाएंगे, योजनाएं लागू नहीं होती हैं, इनके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इनका हो सकता है सीआर खराब हो जाए, हो सकता है इनको प्रमोशन मिलने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आपकी समाज खराब हो जाएगा, आपकी पीढ़ियां खराब हो जाएगी। इसलिए मुखिया जी हम हाथ जोड़कर आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं लाठी लेकर निकल जाइए लड़ने के लिए, डीलर से लड़िए, अधिकारी से लड़िए, किसी अरे अधिकार प्राप्त करने के तमाम संवैधानिक प्रावधान बने हुए हैं। आप आयोग को शिकायत करें, आयोग नहीं सुनता है, आयोग की शिकायत करें, तब तक करें जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि आपके हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, एक धार्मिक लाइन कही जाती है कि अगर मुक्ति चाहिए तो मरना होगा। किसी और के हमारे सदस्य के मरने से मुझे मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को अगर मेरे शरीर से मुक्ति चाहिए तो मुझे ही मरना होगा। उसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको ही लड़ना होगा। आपके हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। आपको लड़ाई में मदद कर सकता है आयोग, आपको अधिकार दिलाने में तमाम संस्थाएं वो मदद कर सकती हैं, लेकिन जागरूक आपको होना होगा, आपको अपनी बात कहनी होगी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रयास आयोग ने किया है, वो ये किया है कि जितनी बातें मैंने अभी बताई और आयोग ने जो आपको फाइल दी है उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसको आप लोगों को अनुपालन कराने में प्रयास करना है। उसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों में आपस में कंपटीशन कराने के लिए आयोग ने यह तय किया है कि आयोग हर वर्ष 9 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और पिछले साल हमने आयोग ने अपने स्थापना दिवस में राज्य में बेहतर काम करने वाले जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया था। और ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल आपके जिले के डीजीआरओ जो अभी वर्तमान में भी हैं, पिछले साल भी थे, ये भी पुरस्कृत होने वालों में से अधिकारी हैं। लेकिन इस बार से मैंने तय किया है, आयोग ने ये तय किया है कि हम हर जिले में बेहतर काम करने वाले 3 मुखिया को भी पुरस्कृत करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले वो उनका चयन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके मापदंड क्या होंगे, वो सब तय कर लिए गए हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी मापदंड तय किए गए हैं कमोबेश जो मैंने कहा वही मापदंड के आधार हैं। और चयन प्रक्रिया में जिले के डीजीआरओ उपायुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि वो चयन की प्रक्रिया में जो मापदंड है उसके अनुसार एक चयन मंडली बनाए। चयन मंडली में डीजीआरओ को अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जन सूचना अधिकारी और 2 ऐसे सामाजिक संगठन के लोग जो भोजन के अधिकार पर काम करते हैं, जिसका निर्णय डीसी करेंगे। वो लोग मिलकर 3 मुखिया का चयन करेंगे और जिन 3 मुखिया का चयन होगा, जिनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनके पूरी डिटेल कि उन्होंने क्या काम किया, कैसा काम किया, वो टीवी में प्रसारित करवाया जाएगा और अखबारों में छपवाया जाएगा, ताकि जिले के साथ साथ राज्य भर के लोग ये जान पाए कि अमुक मुखिया जी ने ये काम किया और ऐसे काम किया। इसलिए आप लोगों से ये आग्रह है कि आप बेहतर काम करेंगे, आप लोगों को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे और आपके बारे में दूर दुनिया को भी बताएंगे मुखिया जी ने ऐसा काम किया। और इससे पुरस्कार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप में आपको जितनी संतुष्टि मिलेगी। मैं इतने जिले में घूम रहा हूँ, हम चाहे कई मित्रों ने ये पूछा, अरे यार थकते नहीं हो तुम? मेरा जवाब यही होता है कि जिस काम में मन लगता है उसमें थकावट नहीं होती। इसी तरीके से आप लोगों को मन लगाना शुरू कीजिए कि लोगों को अधिकार दिलाने में आप लोगों को इस पर थकावट नहीं होगी, आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने बात पे एक बात छूट गई। कई जगह ये लोग ये कहते हैं कि कनेक्शन नहीं है, अमुक आदमी का अंगूठा घिस गया, अंगूठा नहीं लग रहा है तो उसको हम राशन नहीं देंगे।
देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें, ठीक है नेटवर्क है, अंगूठा नहीं मिलता है, वो सारी चीजें, लेकिन किसी परिस्थिति में किसी को भी राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये प्रावधान किया गया है अपवाद पंजी का। अपवाद पंजी वो व्यवस्था है, अगर कहीं तकनीकी दिक्कत हो, कहीं नेटवर्किंग की दिक्कत हो, कहीं अंगूठा नहीं मिल रहा हो, तो वो डीलर एक रजिस्टर में एंट्री करेगा और उसको राशन देगा। एक अपवाद पंजी भी है, ये आपके संज्ञान में होना जरूरी इसलिए है कि अगर डीलर तकनीकी कारणों से देने से मना करता है तो डीलर को ये बताइए कि अपवाद पंजी का भी प्रावधान है। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि कई बार ये कहा जाता है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, अधिकारी ये कहते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, नहीं बन पाएगा तो टाइम लगेगा या काम नहीं जुड़ पाएगा। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर अधिकारी कहेगा कि राशन कार्ड नहीं बन सकता है, हमको लग रहा है ये गरीब है, हम इसका राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई भूखे पे भी नहीं मरना चाहिए, तो हम क्या करें? उसके लिए प्रावधान किया गया है और हर पंचायत में किया गया है। और आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मैं भी आप लोगों से पूछ लूँगा कि हर पंचायत में आकस्मिक खाद्यान्न कोष बनाया गया है, जिसके तहत आपको हर पंचायत को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। वो राशि इसलिए दी जाती है कि अगर आपके पंचायत में कोई व्यक्ति ऐसा है, चाहे उसके पास राशन कार्ड वो भी है या नहीं भी है, अगर आपको ये लगता है कि इसकी मौत खाद्यान्न का अभाव में हो सकती है, तो आप उस 10,000 रुपये की राशि से बाजार मूल्य पर आप चावल, गेहूँ जो वो खाता हो वो खरीद कर आप देंगे। और ये 10,000 की वो राशि है जो खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता है का मतलब आपको कई योजनाओं के पैसे आते होंगे, जैसे सड़क के लिए आए, मान लीजिए 5 लाख रुपया, तो इसी वित्त वर्ष में आपके 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। अगर आपने 3 महीने में खत्म कर दिए तो अगला 5 लाख आपको अगले वित्त वर्ष में आएगा। लेकिन इस मद में, इस निधि में की ये विशेषता है कि अगर आपने 10,000 रुपये अपने पंचायत में खर्च कर दिए और खर्च करने का पूरा विवरण आपने वीडियो को दे दिया, आपको 10,000 रुपये खत्म होने के बाद फिर से 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। किसी भी हाल में वो 10,000 रुपये खत्म नहीं होगा, आप खर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि किसी परिस्थिति में किसी की भी खाद्यान्न के अभाव में मौत न हो पाए। और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना है वो भी इसी कारण बना है कि राइट टू फूड, मतलब भोजन का अधिकार सबका संवैधानिक अधिकार है। और ये एक वैसा एक्ट है जिसका सुप्रीम कोर्ट निरंतर निगरानी करता है। और ये संवैधानिक विषय अलग है, वैधानिक विषय अलग है। मैं एक सामाजिक और मानवता की बात करता हूँ कि अगर हमारे समाज में एक व्यक्ति भी भोजन के अभाव में मर गया तो क्या हम सब में से कोई ये कह पाएगा कि हम सभ्य समाज में रहते हैं? कानून और वैधानिक व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन सामाजिकता और मानवता भी कहीं है। इसलिए ये हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सरकार के किए गए प्रावधान, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुँचे, वंचितों तक पहुँचे, उनका हक न मारा जाए, ये हम लोगों को देखना चाहिए। मैंने अपनी बात खत्म कर दी। अब चूंकि मैंने वचन दिया था जिलाध्यक्ष जी को, मुखिया संघ अध्यक्ष जी को कि आप बोलने का, ये किसी जिले में यह प्रावधान नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए क्या मैं आग्रह किया, इसलिए ये नहीं ये ऐसा है। मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हर जिले में हो रहा है, हर जिले में एक फॉर्मेट होना चाहिए। किसी जिले में ये अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी आपके आग्रह पर मैं मान रहा हूँ, जो अगर आप कहेंगे मैं न्यूज छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपसे संवाद करना, आपसे सहयोग लेना। आप अगर स्वेच्छा से कहेंगे तो मैं मानूंगा आपकी इच्छा है, तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूँगा। आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। अब मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर पहले आग्रह कर रहा हूँ कि अगर शिकायत हो तो आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। नहीं, आप बोलना चाहते हैं बोल, मैं बोलना चाहते बोलिए ना, आइए कोई
मैंने सबसे आग्रह किया था कि हमारे सभी प्रखंडों के अध्यक्ष का ये विषय आया था मेरे पास कि हम लोग को भी कुछ दो बात सुना जाए सभी प्रखंड अध्यक्षों से। सबसे मैंने ये बात रखा था, लेकिन प्रश्न आप लिख लीजिए। अगर मैंने चलेगा प्रखंड अध्यक्ष चले ठीक है। आज इस खाद्य आपूर्ति सम्मेलन की अध्यक्ष हमारे आयोग के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुखिया की सभी मुखियाओं की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे सभी पदाधिकारीगण को मैं अपने ओर से स्वागत करता हूँ और हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे सभी 13 प्रखंड के मुखिया भाई बहनों, आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत है और सभी खाद्य आपूर्ति के पदाधिकारीगण को भी स्वागत है। सर मैं दो बात बताना चाहूँगा आपको और इसको करना चाहूँगा कि हमारे मुखिया जब हम लोग बने थे 2010 में जब चुनाव हुआ था, जब जनप्रतिनिधि जीतकर मुखिया आए थे, उस वक्त खाद्य आपूर्ति के द्वारा मुखियाओं को यह अधिकार दिया गया था कि जब तक जो राशन डीलर को आवंटन आवे वह मुखिया के द्वारा सत्यापन हो कि किस डीलर को अपने पंचायत में कितना आवंटन आया है। ये 2016 तक चला और 16 के बाद इस व्यवस्था से मुखियाओं को वंचित किया। मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि मुखियाओं को जो अधिकार था वो अधिकार रहना चाहिए, तभी हमारा डीलर पंचायतों में सुधार हो। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ ये व्यवस्था हो। हमारे जिला पदाधिकारी हैं, खाद्य पदाधिकारी, ये आपकी द्वारा व्यवस्था हो और खासकर जो भी आपने बताया, हम लोग जो बोलना चाहेंगे खुद आपने ही बता दिया कि पर्ची की बात जब आता है, जब राशन डीलर के द्वारा राशन दिया जाता है तो हमको नहीं लगता कि 90% डीलर पर्ची नहीं दिया करते। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था अगर आपके द्वारा खुद कर दिया जाए तो हम मुखियाओं को कोई परेशानी नहीं है। और जनता का अभी जो राशन की बात आई, अभी जो डीलर के पास अगस्त और सितंबर, अभी लोगों डीलर को कह रहे हैं कि अगस्त का माल दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगस्त का जो माल दिया जा रहा है तो अगस्त का माल अभी तक पंचायतों में आपूर्ति नहीं किया गया है, तो क्या ये अगस्त का जो माल आपूर्ति होगा सितंबर लास्ट महीना जा रहा है तो ये डीलर लोग ठीक बोलेंगे 5 अक्टूबर को बटेगा। तो बताए सितंबर और अक्टूबर का ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये राशन जो ब्रेक हो गया सितंबर और अक्टूबर का, सितंबर और अगस्त का, क्या वो राशन फिर लाभुक को मिलेगा? ये व्यवस्था होगा। अब रही बात जो ठेपा मारते हैं, आपके द्वारा बताया गया कि नेट कब कन्फर्म, जब डीलर से लोग बात करते हैं तो रजिस्टर का बात नहीं होता। हम लोग भी कहते हैं कि आपका जहाँ नेट नहीं पकड़ता है, उनका होटल साथ नहीं चलता, उसको आप रजिस्टर के द्वारा बांटे तो डीलर से कई कार्य करता है। एमओ साहब से बात करते हैं, एमओ साहब कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है, अगर ठेपा नहीं लगाएगा मशीन में उसका नहीं आएगा तो राशन नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलती हूँ, ये आपसे मैं आग्रह करता हूँ हम सभी मुखिया को, ये व्यवस्था हो। आप लोग बोलिएगा, अपना विषय बताइए। यही बात हम बोल रहे हैं ना कि अगस्त का, सितंबर अगस्त का राशन नहीं मिला,
वहीं से काम दिया था हम लोग ट्रांसपोर्ट देकर। मैंने कई डीलरों से, मैं सर बता देना चाहता हूँ, मैं कई डीलरों से ये बात किया कि आप राशन क्यों कम लेते हैं। बोलता भैया अगर हम राशन कम लेते हैं और अगर हम विरोध करेंगे, कल मेरी दुकान पर जा सके हमको शपथ करके सस्पेंड कर दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। ये अगर आपके द्वारा व्यवस्था हो जाए, मुखिया का अधिकार जो था पहले, मैं बता दिया कि 10 मुखिया लगातार मैं हूँ और मैं ये व्यवस्था को देख रहा हूँ शिक्षा विभाग का पूर्तियों किसी तरह। तो ये आपके द्वारा अगर आप स्टैंड कर दीजिए सभी को अपने अपने जिला में, तो निश्चित तौर पर गरीबों का राशन कहीं पर हमको निकलना बताया गया सर। जमुआ में एक वर्ष से 42,000 क्विंटल अनाज शॉर्ट किया गया है। ये जमुआ प्रखंड की व्यवस्था का बात है सर। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन देना चाहूंगा कि जो 2010 से लेकर के 16-17 तक जो व्यवस्था मुखिया को था जन वितरण दुकान की देख रेख करने के लिए, वह व्यवस्था हटा देंगे, पुनः उसे लागू करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। अच्छा, ये अध्यक्ष जी ने जो बातें कही उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूँ। ये अन्य जिलों में भी ये बात आई है और आयोग इससे बिल्कुल 200% सहमत है। मुझे ये पता नहीं था कि 10 में क्या स्थिति थी, 16 तक क्या स्थिति थी, मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में मुखिया शामिल होना चाहिए। और मैं एक क्या कुछ बोल रहे हैं, ये मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि आयोग, खाद्य आयोग या कोई भी आयोग किसी भी तरह के नीति निर्धारण का अधिकार नहीं रखता है। नीति का निर्धारण राज्य सरकार करती है, विभाग करता है। आयोग इस संदर्भ में बिल्कुल विभाग को लिखेगा कि मुखिया जी लोगों को स्टॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और किसी न किसी रूप से मुखिया को जब तक पता नहीं होगा तब तक डीलर मुखिया को गुमराह करते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दूं कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों से और आपके अध्यक्ष महोदय से भी क्षमा याचना के साथ एक बात कह रहा हूं। आप लोग को बुरा लगेगा कि मैंने पहले माफी मांग ली। इन्होंने कई शिकायतें की, उस पर आपने ताली भी बजाई और इनके शिकायत करने के दौरान आपने भी कई शिकायतें की। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि पहले मैंने माफी मांग ली है तो यह अधिकार अब हमको है। मैं ये पूछता हूं कि आज अगर आयोग गिरिडीह नहीं आया होता तो क्या आप लोग चुपचाप बैठे होते? आप लोगों को आयोग में शिकायत करने से किसने रोका है? ताली बजाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, शिकायत करने से ही होगा। आप शिकायत करके देखें आयोग को। मैंने क्या कहा, आयोग भी अपनी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता है तो मेरे खिलाफ भी शिकायत कीजिए। केवल कह देने से हम आए, आपने खाना पूर्ति कर दी, सर 36 कुंटल अनाज चला गया, गिरिडीह का ही मामला है। कहीं पर हमने अभी रिकवरी का ऑर्डर दिया है। मैंने मुझे याद नहीं है किस स्कूल का प्रकरण है, गिरिडीह जिले का मामला है। किसी स्कूल में 3 कुंटल या 30 कुंटल अनाज सड़ गया। किसी ने, आप ही के जिले से किसी व्यक्ति ने शिकायत की, उस पर सुनवाई हुई, उस पर ये ऑर्डर दिया गया है कि वो स्कूल प्रबंधन उसकी रिकवरी करे और वो कहाँ से देगा आयोग को पता नहीं है। शिकायत की गई तो आदेश पारित किया गया। हम आप लोगों को यही आग्रह करने आए हैं कि शिकायत कीजिए, शिकायत की खाना पूर्ति मत कीजिए। ताली बजाने से समाधान नहीं निकलेगा सर, समाधान निकलेगा शिकायत करने से। और हम काम करने से नहीं डरते हैं। जिसको शिकायतों पर सुनवाई करनी है वो तो ये चाहेगा कि जितना कम शिकायत हो उतनी कम सुनवाई हमको करनी होगी। हम तो अपने लिए वो स्थिति बनाना चाहते हैं कि हमको 24 घंटा अगर सुनवाई करना पड़े तो मुझे कष्ट नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। हम इसलिए तो आए हैं कि हम लोग शिकायत करें। इसीलिए मैंने पहले कहा कि अखबारों में खबरें छपती हैं, मीडिया में खबरें छपती हैं,
शिकायतें नहीं आती हैं। अब मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जितनी बातें अध्यक्ष जी ने कह दी कमोबेश वही बात दोहराई जाएगी, लेकिन हम मूलतः तो जिस वजह से यहाँ आए हैं कि हम आप लोगों से कुछ सुझाव चाहते हैं, कुछ सलाह चाहते हैं कि समस्याएं सब जानते हैं, जो समस्याएं हैं उसके समाधान क्या हैं। जैसे कई अच्छे सुझाव सलाह कई जिलों में आए जिसको हमने लिपिबद्ध किया है, जिसको हम विभाग से पत्राचार करेंगे। उसी तरीके से अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप देंगे, आप लोग लेकिन शिकायत हो तो कृपया शिकायत ना करें। शिकायत हो तो आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर दें। अगर लिख के आए हैं तो आयोग के कर्मी यहाँ उपलब्ध हैं, उनको आप दे दें। सलाह सुझाव हो तो आप लोग दे सकते हैं, हाथ उठाएंगे, माइक उन तक पहुँच जाएगा। जी माइक तो हाथ उठा रहे हैं, पहले पीछे से शुरू कीजिए, पहले पीछे से। सलाह सुझाव होगा तो दीजिएगा। पहले अपना नाम और पंचायत का नाम किया गया है, जिला में किया गया है और ऊंचे पर भी किया गया है। तो जब हम वहाँ पर आवेदन देते हैं, जनता जो वहाँ आवेदन देती है, जनता जब वहाँ शिकायत करती है तो आज तक उस शिकायत का निराकरण सर जो भी डीलर के द्वारा किया जा रहा है, जो भी बोला गया है उसमें बिल्कुल ही सच्चाई है सर। जो अनाज की कटौती हो रही है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। सलाह क्या है? सलाह से हम यही चाहते हैं कि जो नीचे का स्तर पर जो शिकायत केंद्र बना हुआ है, जो जनता शिकायत करती है, जब मुखिया शिकायत करता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी इसकी सुनवाई होगी। नीचे कहाँ शिकायत करता हो? जैसे प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर है, जिला पर दीजिए, अब जिला स्तर पर है जी। प्रखंड स्तर पर LFSA में प्रखंड निचले स्तर पर कोई प्रावधान है क्या? नहीं सर, जैसे प्रखंड स्तर निचले स्तर पर नहीं, LFSA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका। जिले में ही प्रावधान है, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जैसे हम सूचना आयोग रहे हैं तो आपको पता है, जिले में PIO होते थे, जन सूचना पदाधिकारी जिसको कहा जाता है, वहाँ सूचना नहीं मिलने से राज्य आयोग में AC का ऑफिस है। प्रखंड में आप करेंगे तो वो शिकायत का केंद्र नहीं है, आप शिकायत वहाँ करेंगे तो कैसे समाधान होगा? अगर आपकी सलाह ये है कि प्रखंड स्तर पर भी शिकायत का एक केंद्र बने तो ये एक अच्छा सुझाव है। इस पर जो विभाग से पत्राचार कर सकते हैं कि जैसे जिले में इकाई बनाई गई है वैसे प्रखंड में एक शिकायत की इकाई बनाई जाए। जी, यही ये मेरा उद्देश्य नहीं है सर। ठीक प्रखंड में भी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पंचायत में नेटवर्क की खराब रहती है और जो मशीन या पंखा लगाने वाली है वो पता करने पर पता चलता है कि 2G है। अरे मुखिया जी फिर शिकायत कर रहे हैं, हमने पिछली अच्छी हिंदी में कहा सर अरे सर लिख के दीजिए ना, शिकायत हम सुनवाई लिखित कब कर सकते हैं? खाली सुनवाई आग्रह कर रहे शिकायत नहीं कर रहे कि जो मशीन नहीं आप शिकायत करें, आप लोगों को स्पष्ट कर दूं रोक रहा हूँ कि हम भी एक न्यायिक व्यवस्था है, आप लोग भी पढ़े लिखे समझदार हैं, न्याय की कोई प्रक्रिया के विधान होते हैं, हम लिखित शिकायत के बगैर हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि शिकायत को लिखित दें ताकि हम वैधानिक प्रक्रिया का लोग उस पर कोई आदेश पारित कर पाए। मौखिक तौर पर आप शिकायत करेंगे, हम अभी कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को ये करें कि शिकायत करें, लिखित दीजिए, उस पर हम सुनवाई करेंगे, लिखित आदेश पालन करेंगे। इसीलिए कहा जैसे इन्होंने भाई साहब ने एक अच्छी सलाह दी कि शिकायत प्रखंड स्तर पर भी शिकायत का केंद्र होना चाहिए, हम सहमत हैं। इसी तरह से कोई सुझाव हो को भी नहीं लगा 2 महीने और सितंबर अब नहीं दे रहा, अब दे भी रहा कहीं पुराना पाले 2 किलो 3 किलो इस हिसाब से दे रहा। नहीं एक सेकंड, ये क्योंकि आपका भी शिकायत पे ही श्रेणी में आता है, लेकिन आपके अध्यक्ष जी ने ये बात उठाई थी, मुझे सुझा गया, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर अगस्त माह, सितंबर माह या किसी माह की
दे रहा 3 किलो दे रहा। मैंने पहले भी अपने संबोधन में 5 किलो नहीं मिल रहा है अगस्त में, आप शिकायत करें ना। पूरे अगस्त में हमें माल नहीं मिला है। हमारे साथ शिकायत की पेटी में नहीं, यहाँ हम आए लिखित में दे रहा हूँ। लिखित आप कीजिए ना। भाई तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा गला बैठ जाएगा। आप लोग लेने के सब शिकायत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लिखित कीजिएगा, मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, हम व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखित तौर पर दीजिए, लिखित तौर पर। चलिए, अगर हमको लग रहा है सुझाव किसी का नहीं है, खाली शिकायतें हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोगों को मैं बैठ कर जवाब दूँ, हम लोगों को बैठ के जवाब दूँ। यहाँ पर जितने भी मुखिया संघ के लोग आए हुए हैं उन सबका स्वागत है। जितना माननीय अध्यक्ष जी खुले किताब की तरह हम लोगों को बताए, वही चीज हम लोगों को पंचायत स्तर पर बैठक करके और ये व्यवस्था को सुधारना है। इसलिए मैं आशा करूंगा अध्यक्ष महोदय साहब से कि जैसे अगर हम डीलर के पास अगर जाते हैं और कोई तरह का बात बताते हैं कि इस तरह से आप जो वितरण करते हैं, इस तरह से ना करके इस तरह से आप करें, वहां पर नजरअंदाज कर दिया जाता है डीलर के द्वारा, क्योंकि वैसा पावर लगता है कि मुखिया के पास नहीं है। इसलिए इस संबंधित एगो साहब को नहीं जोड़ा जाए और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब को जोड़ा जाए, ताकि उसमें मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जोड़ के हम लोग हैंड टू हैंड व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, ग्राम पंचायत मटरुका से। सर, मेरा एक सुझाव था कि जैसा कि आपने हम सबों को सुझाव दिया कि कभी डीलर ये बहाना बनाते हैं कि मुझे गोदाम से कम राशन मिलती है, इस कारण से मैं कम राशन देता हूँ, तो क्यों ना मैं आयोग से आग्रह करना चाहूँगा कि ओचे की निरीक्षण कराते हुए जब माल जब गोदाम से जाती है, क्योंकि हमारा यह दोनों है, ग्रामीण भी है और डीलर भी है, तो अगर गोदाम से जब माल जाती है ओचे की निरीक्षण कराते हुए कहीं बीच में उनको आपको काटा करवा दिया जाए और जब अनलोड होगा फिर से खाली गाड़ी काटा करवा दिया जाए, उससे क्या होगा कि डीलर ये बोलने के लिए कल होकर नहीं बोलेंगे कि हमारे पास माल कम आया, और अगर माल कम उसके बावजूद अगर कम दिया जाता है तो निश्चित रूप से मुखिया भी आपके जो आयोग ने जो हम लोग लिखित रूप में शिकायत करेंगे। अगर आप सवाल की बात करते हैं तो मुखिया के लग में शिकायत लेकर आया हूँ। मैं सिद्धा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है सर, वो सिस्टम को फॉलो आपके द्वारा ही होगा। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो लगे हुए रहते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ कागज पर ही सीमित है सर। इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। बाकी सर रह गया डीलर, तो डीलर जो अपने घर में अपने आवास में जो गोदाम बनाया है सर, वो बहुत चिंताजनक की बात है सर, खेत की बात है, उस पर भी सुधार होने की जरूरत है। बाकी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जब पंचायत स्तर पर भेजा जाता है गोदाम, तो स्टेबली का जो स्लिप है सर, वो पंचायत के मुखिया को मालूम होना चाहिए कि वो आज यहाँ पे नवा पंचायत के मुखिया को डिलीवरी किया जा रहा है अनाज। इससे क्या होगा सर कि मुखिया को मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरी पंचायत
मेरा नाम विकास कुमार मंडल है। मैं जमुआ प्रखंड से ग्राम पंचायत जुमलो का मुखिया हूँ। मेरा सर सुझाव है कि जैसे जिला संघ के मुखिया बड़े भाई श्री भागीरथ मंडल जी ने बोले कि जो पहले 2010 से 2016 तक जो सत्यापित की जो हम लोग मुखिया द्वारा किया जाता था गोदाम की, वो सत्यापित डोर टू डिलीवरी जो प्रखंड खाद्य आपूर्ति के एजीएम के द्वारा जो भेजा जाता है, तो वहाँ भी मुखिया के द्वारा सूचना के माध्यम से वहाँ भी सत्यापित किया जाए प्रखंड में और गोदाम में भी बुलाकर, तो चोरी बीच में नहीं हो सकता है। ये मेरा सुझाव। दूसरा सुझाव कि पीडीएस दुकानदार डीलर जो 2 बार 3 बार जो अंगूठा लगाया जाता है, ये पूरे राज्य में लोगों की शिकायत है। इस पर संज्ञान आप अति आवश्यक लिया जाए। तीसरा जो हम लोगों को आपने अभी बोले, आपके द्वारा सुझाव आया कि जो गरीब लोग छूट गए हैं, उनको जो निशान लोग छूट गए हैं और संपन्न लोगों का राशन कार्ड बन गया है, जो 85% बनना चाहिए था और उसमें 90% 99% पंचायत में बना है, तो उनको जिस तरह से सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के माध्यम से वोट के समय जो पहले कार्रवाई किया जाता है कि एक भी वोटर नहीं छूटे, उसी तरफ सरकार के आदमी के द्वारा दिया जाए। हम लोग चिन्हित होते हैं जनप्रतिनिधि कि फलना मुखिया ने फलना राशन कार्ड को कटवाने का काम किए, तो सरकार का आदमी होगा, हम भी उसके साथ जाएंगे और उसको चिन्हित करेगा और उनके साथ रहकर उनको जो संपन्न लोग हैं उनका नाम कटाने का काम करे और निशान लोगों का नाम जोड़ने का और नया राशन कार्ड बनवाने का काम करे। धन्यवाद। अध्यक्ष, झारखंड सरकार के द्वारा ये जब सभा का आयोजन किया गया है, हम लोग किसी तरह की शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि शिकायत करने पर बैन लगाया गया है। फिर हम मसला तो जरूर देंगे आपको। हमारे बीच गिरिडीह जिला के जो जिला अध्यक्ष है भागीरथ मंडल जी, उन्होंने जो बात रखी है कि 2016 तक हम लोग पंजीकृत मुखिया सत्यापन करता था, आज भी वो नियम लागू हो। दूसरी बात, अगर प्रखंड के एमओ को हम लोग किसी तरह शिकायत करते हैं, तो एमओ साहब किसी तरह शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग शिकायत नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग को मालूम हो गया कि प्रखंड में हम लोगों को शिकायत इकाई नहीं है, जिला में शिकायत इकाई है। हम अध्यक्ष महोदय से मांग करेंगे कि प्रखंड में भी शिक्षा इकाई हो। तीसरी बात, चुनाव के बाद प्रखंड में हर प्रखंड में ब्लॉक टीम बना हुआ है। वीडियो साहब का कोई मैसेज होता है तो पूरे मुखिया को मिलता है। उसी तरह से हम आग्रह करेंगे आपसे कि प्रखंड में व्यवस्था किया जाए कि किस डीलर को कितना अनाज आप दे रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम मुखिया को इस बात की खबर हो जाए, ताकि हम लोग जाने कि फलाना डीलर को इतना आवंटन दिया गया है। उसी के मुताबिक हम लोग जाएंगे उसके घर पे, उसके रजिस्टर पर सत्यापन करेंगे किस महीने का माल लाया है, कितना माल लाया है। इससे क्या होगा कि चोरी को रुकाया। मुखिया जी एक ही बात को दोहराइएगा, यही बात को एक सेकंड, वही बात को कह रहे हैं जो इन्होंने कहा, जो कई लोगों ने कहा। एक मिनट क्या हमको हो गया
को जिला स्तर पर रखा है, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महोदय मैं एक बात नहीं कहना चाहता हूँ कि जब राशन का उठाव होता है और डीलर्स लोग जब राशन लेकर के घर आता है तो उसके लिए वहीं से एक पंजी का निर्धारण हो, और पंजी का जो राशन उठा करके वहाँ से लाता है गोदाम से, वहीं से पंजी का निर्धारण हो कि कौन डीलर को कितना राशन मिला, और वो रजिस्टर वो पंजी जो है तो जब अपने घर आता है तो वहाँ मुखिया से साइन करावे कि इतना राशन मुझे मिला, इतना, फिर लास्ट में जब वितरण होता है तो इतना राशन का मैंने वितरण किया, शेष इतना बच गया, शेष इतना राशन बच गया, तो इसका निर्धारण हो, पंजी का निर्धारण निश्चित पत्र हो, पंजी का निर्धारण निश्चित पत्र हो, मुखिया का हस्ताक्षर हो, उसके बाद राशन का वितरण हो, और वितरण के पश्चात भी मुखिया का सिग्नेचर हो, कितना राशन बच गया है वितरण करने के बाद, वो भी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। इसमें है, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि प्रखंड लेवल पर प्रखंड आपूर्ति महोदय और एडीएम साहब का एक व्हाट्सएप हो, और जैसे वहाँ से माल डिस्पैच हो उसमें हर एक मुखिया को जोड़ा जाए ताकि तुरंत मैसेज चला जाए कि इस पंचायत का इस माह का अनाज चला। मैं महेंद्र प्रसाद वर्मा, संरक्षक जिला मुखिया संगिरी। हमारा एक सुझाव है कि जो पंचायत स्तर पर जो निगरानी समिति गठित है, इन्हें जवाबदेह बनाया जाए, और ये जवाबदेह तब होंगे जब इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण किया जाए। प्रखंड स्तर पर इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए और इन्हें पूरी रूप से जवाबदेह बनाया जाए। धन्यवाद। ये आयोग जाएगा, ये आयोग का विकास तो पंचायत कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो हम लोग को हर एक मंथली दिया जाता है, हम चाहेंगे आप अपने विभाग से शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी विभाग, विद्युत विभाग, तीनों विभाग को यह आदेश करें कि मंथली रिपोर्ट हम लोग को समीक्षा बैठक में करें, ताकि हम लोग उससे अपना समीक्षा कर सकें और उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। अगर वहाँ से नहीं होगी फिर हम लोग विभाग से लेकर, इसलिए समीक्षात्मक बैठक में हम लोग अपना रिपोर्ट कंप्लीट करें ताकि हम लोग उस रिपोर्ट को फॉलो कर सकें। इससे हम लोग तीनों विभाग का जानकारी मिल जाएगी, कहाँ क्या वितरण हुआ है, कितना उसको अनाज मिला है, किसको नहीं मिला, इस तरह का रिपोर्ट हम लोग को मिल जाए ताकि हम लोग उसमें संज्ञान में लेकर के अपना कार्य कर सकें। यह सुझाव मैं देना